बड़ा एडिशन थ्योरम ये होती है। किसी को दिक्कत है कि इसमें सेट ए के में 28 में किसी को दिक्कत है कि सी आंसर आएगा? क्लियर है? सेट ए का 28 जिसने भी पूछा था। एडिशन थ्योरम ये होती है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नाउ 30 पी ए माइनस बी ये होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन जी ये किसने पूछा है? ये भी इजी था। इसमें किसको दिक्कत आई? सेट बी के 30 में डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, लिखवा चुका हूं। अदिति बेटा क्या हो गया? डायरेक्ट फॉर्मूला है ना? चलिए 31। हाँ बेटा ये 31 आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। The limitation of classical definition. It is applicable when the total number of elementary event is finite. When it is applicable when the events are equally likely. It is applicable when they are mutually independent. तो बेटा ये इसकी लिमिटेशंस हैं। आंसर क्या ए और बी दोनों आ रहा है क्या? डी। एक मिनट 31 का डी बिल्कुल सही है। ये डी आपका लिमिटेशंस है। बेटा जिसने 31 पूछा आपको याद रखना पड़ेगा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की आपकी लिमिटेशंस क्या है। पहली लिमिटेशन है कि फाइनाइट ही होना चाहिए बस, और दूसरी लिमिटेशन इक्वली लाइकली होनी चाहिए। तो ये दोनों इसकी लिमिटेशंस ए एंड बी, ये याद रखना है आपको। ए और बी दोनों इसकी लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन क्या है? फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट आपके नंबर नहीं होने चाहिए। मतलब आपको पता होने चाहिए कितने आपके एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, और दूसरा इक्वली लाइकली होना चाहिए। ए एंड बी, तो आंसर डी हो गया। इस बार 31। हाँ बेटा बोलो। इक्वली लाइकली तो वो ऑप्शन डी है उसके अंदर। अच्छा ठीक है सॉरी। अरे बेटा डी ऑप्शन में ए एंड बी दोनों है ना। हाँ सर। 31 के बाद 34 है आपका इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटा ए एंड बी यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। तो बेटा पी ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया, तो पी ए माइनस बी पी ए के इक्वल होगा। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन। क्या दिक्कत है बेटा आगे समझने जिसने पूछा? 34 समझ में आ गया? ठीक है। 34 के बाद है हमारी 40 नहीं 36 है द नंबर ऑफ कंडीशन एबीसी। बेटा इंडिपेंडेंट है एबीसी, तो इसमें 4 कंडीशन होनी चाहिए। पहले ए इंटरसेक्शन बी आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये 4 कंडीशन होंगी बेटा जब जाके ये इंडिपेंडेंट होगा। तो नंबर ऑफ कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंस इज 4। आंसर सी होगा 36 का। 4 कंडीशन आएगी बेटा। ऑलवेज क्लियर है? चलिए 36 के बाद है हमारा 40 क्या बोल रहा है? इफ ऑल द वैल्यूज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल आर इक्वल देन, यदि सारी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। सारी वैल्यू यदि 0 आती है, इक्वल आती है, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। हमें पता था ना, डिस्पर्सन में पढ़ा था ना, यदि सारी वैल्यू सेम आ जाए तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। क्लियर है? 36 प्लीज रिपीट कर दो। 36 ये बोल रहा है कि एबीसी इसकी इंडिपेंडेंस की कंडीशन क्या होगी? इसकी इंडिपेंडेंस की कंडीशन ये 4 कंडीशन आएगी जो लिखी। एक तो ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए ए और बी,
एक बी और सी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सी और ए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब जाके ये इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब 4 कंडीशन होंगे, ठीक है। सर आप म्यूट हो गए। चलिए 30 हो गया, 40 हो गया, 40 के बाद 51। बेटा 40 तक किसी और का डाउट है तो अभी पूछ लो। सेट ए में 40 तक किसी का डाउट है तो पूछ लो। चलिए 51 देखो बेटा, HOME होम, आपको कितने लेटर सेलेक्ट करना है? 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, 4 HOME, 4 में से कोई भी 2 लेटर सेलेक्ट करना। तो 4C2 और दोनों ओवल होने चाहिए तो 2C2। 51 किसने पूछा था देख लो। 4 में से 2 लेटर सेलेक्ट करने से आपको तो 4C2 और दोनों ओवल होने चाहिए तो 2C2। तो 2C2 अपॉन 4C2 कितना हो गया बेटा? 1/6 हो गया। ये हमारा 51 हो गया बेटा। 55 है, ये तो क्लास में भी करवाया था बेटा। 55 P एटलीस्ट 1/6 इक्वल टू 1 माइनस P नन 6। एक भी 6 नहीं आएगा और बेटा 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 3 बार फेंकने पर ये आएगा। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो ये आ गया 1 माइनस 5/6 का होल क्यूब। क्लियर? अब बेटा सेट ए ये कंप्लीट हो गया। सेट ए में किसी का कोई डाउट बचा है तो पूछ लो। सेट ए में किसी का कोई भी डाउट बचा है तो पूछ लो। 48 क्या बोल रहा है बेटा ये समझो। मल्टीपल ऑफ 3, एक बार कॉइन को टॉस करने पर मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 2/6। मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 2/6, लेकिन मुझे पता करना ओड्स इन फेवर। तो ओड्स इन फेवर, फेवर में कितना है? 1, तो अपोज में कितना होंगे? 2। तो ओड्स इन फेवर आ गया इसका 1:2। इसका ओड्स इन फेवर आ गया 1:2। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? चलिए स्ट्रेट ए में अभी भी किसी का कोई डाउट बचा बेटा? स्ट्रेट ए में किसी का कोई डाउट बचा है? देख लो बेटा, मैं सेट बी पे मूव कर रहा हूँ। फिर चलो फिर बाद में पूछ लेना, एक बार और लेंगे इसकी एक डाउट क्लास, फिर बाद में पूछ लेना किसी ने नहीं किया तो। अब मैं आ रहा हूँ सेट बी। सेकेंड सेट बी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेट बी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। एटलीस्ट 7, भाई कम से कम 7 आना चाहिए। तो 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 6 5 11 15 3 18 2 20 21 3 7 12। किसने पूछा था? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, एटलीस्ट 7, सम इज एटलीस्ट 7। क्लियर है? नो सर, क्या क्लियर नहीं है बेटा? गुनगुन, अरे भाई उसने बोला सम एटलीस्ट 7 आना चाहिए।
सम एटलीस्ट 7 आना चाहिए, मतलब 7 सम आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है ना। सम 7 आने की केस कितने होते हैं? 6। सम 8 आने की केस 5, सम 9 आने की केस 4, सम 10 आने की केस 3, 11 के 2, 12 के 1। इनको सम किया तो 21 केस आ गए, टोटल 36 केस है। अब आया समझ में? कोई दिक्कत है तो बोल के बोल बेटा। नहीं ठीक है सर, आ गया। इसमें दिक्कत है तो माइक स्टार्ट करके बोल, यदि कोई दिक्कत हो, और समझ में आ गया तो हाँ कर दे, बोलो। अरे कुछ से जवाब दे, हाँ या ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। वन डिफेक्टिव आइटम, कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम निकालना 3 में से। 6 आइटम है जिसमें 2 डिफेक्टिव है। देखो 6 आइटम है, 6 आइटम्स में से 2 डिफेक्टिव है, तो 4 नॉन डिफेक्टिव है। कम से कम एक डिफेक्टिव निकालना है, तो बेटा आप कम से कम के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका है एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, 1 माइनस नो डिफेक्टिव, सबसे बढ़िया तरीका। 2 आइटम निकाल रहे हो 62 और दोनों डिफेक्टिव नहीं है, 4C। .6, कम से कम एक डिफेक्टिव है, तो 1 माइनस पी नो डिफेक्टिव। 2 आइटम निकाल रहे हो, अच्छा 3 निकाल रहे हो, सॉरी 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 3 निकाल रहे हो, सॉरी 3 निकाल रहे हो। फिर तो यार केस ही बना लो ज्यादा बढ़िया। कम से कम एक डिफेक्टिव होती है, या तो एक डिफेक्टिव होगा या 2 डिफेक्टिव होगा, बस इससे ज्यादा तो डिफेक्टिव हो नहीं सकता। एक डिफेक्टिव है तो 2C1, तो एक नॉन डिफेक्टिव होगा, 2 नॉन डिफेक्टिव होंगे, 2C2, 4C1, 63, 4C2 की वैल्यू 612, 6 into 5 into 4 upon 620, 2C2 1, 4 upon 20, 16 by 20, तो कम से कम एक डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ रही है आपकी 0.80। और समझ में आया हो? कम से कम एक डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.80। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 के बाद आपने पूछा है 7। क्वेश्चन नंबर 7। बेटा 7 तो इजी है, क्या दिक्कत आ रही है? एवरेज वेज, तो आपको एवरेज वेज निकालना पड़ेगा पहले इनका। जो 8 वर्कर्स हैं इनका एवरेज वेज निकालो भाई। 50, 62 ऐड करना भाई, जो बोल रहा हूँ 50 एवरेज आया है। 50 एवरेज आया है तो 50 से कम कौन कौन है? 50 से कम एक तो 40 है, एक 45 और एक 45 और एक 32, 4 है, तो 4/8, 1/2.5 आ गया। 4/8, 1/2.5 आ गया। किसी को दिक्कत है क्या बेटा? मैंने जो बताया 8 7 में, किसने पूछा था 7? आ गया, ठीक है। 7 के बाद पूछा है 10th। 10th में 12 बॉल है, मल्टीपल 5 और 6। देखो मल्टीपल ऑफ 5 और 6, मल्टीपल ऑफ 12 बॉल है, तो मल्टीपल ऑफ 5 और 6, ये आएगा। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? 5 के मल्टीपल 5 और 10 और 6 के मल्टीपल 6 और 12, तो 4 आएंगे 12 में, 4/12, 1/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 किसने पूछा था? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है? चलिए मैं 12 पे आता हूँ भाई। 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ए प्लस बी निकालना है, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए यूनियन बी 12। ए प्लस बी का मतलब होता है यूनियन।
और इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए पी इंटू पी बी होगा, पी इंटरसेक्शन बी का मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए पी इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होगा। चलो अगर पूछा है तो बता देता हूँ। 3/5 2/3 3/5 2/3 माइनस 3/5 इंटू 2/3 15 एल से मारो 9 10 और 6 13/15 आया समझ में? आ गया समझ में? ये 12 था भाई वहाँ 13 वेरी इंपॉर्टेंट। अब 13 समझ लेना बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है 13। सर ये पी ए इंटू पी बी क्या, पी ए इंटू पी बी क्या है? अरे इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए पी ए इंटू पी बी। यदि कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। याद रखो बेटा, ये तो बेसिक है आपका, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। 13 अब देखो 13 क्या है ये समझो। पी ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ए होगा कि नहीं होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ए। भाई पी ए और उससे कम होगा, ज्यादा कभी नहीं हो सकता कॉमन, या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ए, ये 13 वाला बता रहा हूं। दोनों तरफ पी बी से डिवाइड कर दो। ये हो गया बेटा पी ए बाई बी और इसकी वैल्यू पी अपॉन क्यू। तो पी ए बाई बी लेस देन इक्वल टू पी बाई क्यू। और उसने गलती से ए और बी दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तुम्हारा सही हो गया आया कि वही है? ए और बी ऑप्शन सेम दे रखे हैं, वही है। तो बी ऑप्शन में ए बाई बी की जगह बी बाई ए कर लो, बस ए बाई बी की जगह बी बाई ए कर लो बी ऑप्शन, ताकि आंसर ए आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। तो पी ए बाई बी लेस देन इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू पी पी बाई बी। ये हमारा 13 आ गया बेटा। कोई दिक्कत है किसी को? 13 के बाद मुझे 17 दिख रहा है मुझे, तो 17 मैंने क्लास में करवा दिया था, फिर भी पूछ रहे हो तुम। 17 था पी ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। तो मैंने बोला था ए यूनियन बी का होल डेज, डी मॉर्गन्स लॉ से 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन सी। पी ए की वैल्यू गिवन है आपको ए बी माइनस सी, सोल्व कर लो 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी। ये आपका 17 क्लास में करवा दिया था, फिर भी देख लीजिए वापस से। कोई दिक्कत? 17 में कोई दिक्कत किसी को? 22 बेटा रैंडम वेरिएबल y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। रैंडम वेरिएबल y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। स्केल हो गया 2, स्केल हो गया 2 सॉरी 3x प्लस 4। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन है आपको 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 6 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होता है b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 6 हो गया। इसने पूछा था बेटा 22, देख लीजिए। डिस्पर्सन का कंसेप्ट है सीधा। 3 आपका स्केल हो गया, मॉडुलस ऑफ स्केल और इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। 23 भी यही है, कल बताया था मैंने क्लास में भी। 23 देखो जरा, 2x प्लस 3y इक्वल टू आपको गिवन है
2x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू 0 गिवन। तो बेटा स्केल है इसका 2/3। वेरिएंस ऑफ x गिवन है आपको, वेरिएंस ऑफ x गिवन है आपको 6। मुझे वेरिएंस ऑफ y निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ y होता है स्केल का स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस है इनटू वेरिएंस ऑफ x। एट बाई थ्री ये इसका वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा। किसने पूछा है भाई? क्लियर है दोनों प्रॉब्लम? दोनों प्रॉब्लम क्लियर है? 22 23 जिसने भी पूछा है। अब बेटा सेट बी में कोई डाउट है किसी को? सेट बी में किसी को कोई डाउट है? अभी भी देख लो बेटा। सेट बी में कोई डाउट है किसी को? देख लीजिए। ये तो मैं सेट सी चालू कर रहा हूँ। चलिए सेट सी। पहले आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 5। बेटा अनीसा 5 में क्या दिक्कत आई ये बता पहले। अनीसा 5 में क्या दिक्कत आई? चलो बता देता हूँ। फिफ्थ था हमारा 5 व्हाइट है 7 ब्लैक बोर्ड से। देखना था सेट सी 5 व्हाइट है और 7 ब्लैक बोर्ड। 3 बोल करके निकालनी बेटा, 3 बोल करके निकालनी। पहला है विद रिप्लेसमेंट, दूसरा है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मैं पहले विद रिप्लेसमेंट की बात करूँ। विद रिप्लेसमेंट 5C3 पहली बोल कितनी वाइट ही है ना, पहली 3 बोल। हाँ ठीक है वाइट। 5C3 अपॉन 12C3 वापस डाल दी। 5C3 7C3 अपॉन 12C3। 5C3 की वैल्यू 10, 7C3 की वैल्यू 35, 12C3 की वैल्यू निकाली थी हमने उस दिन। आई थिंक मेरे हिसाब से 220 आ रहा था, 220। फोर्टी फोर इंटू 22 बेटा, 44 इंटू 22 और सेकंड ब्लैक तो ब्लैक आनी चाहिए, तो ब्लैक ही तो ली बेटा सेकंड बोल। बेटा लिरिल ना माइक स्टार्ट करके बोल क्या दिक्कत आ रही है। पहली 3 बॉल वाइट आनी चाहिए, लास्ट की 3 बॉल नहीं, पहली 3 बॉल वाइट आनी चाहिए, लास्ट की 3 बॉल ब्लैक आनी चाहिए, वो ऐसे बोल रहे हैं। पहली 3 बॉल निकाली, पहले 3 बॉल निकाली एक साथ, तो तीनों वाइट आनी चाहिए और फिर ये ब्लैक आनी चाहिए, तो 960। ये तो पहले का आंसर हो गया। सेकेंड विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा? 5C3 अपॉन 12C3 तो होगा ही, बस यहाँ 7C3 अपॉन 9C3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बॉल आपने वापस नहीं डाली। तो 5C3 की ये तो मैंने निकल लिया है 10 अपॉन 220, 35। 9C3 की वैल्यू निकाल लो भाई, 9C3 की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? 9C3 की वैल्यू 84। तो ये आ गया आपका कैंसिल और 7 5 35 712। तो 5 अपॉन 22 इंटू 12 कितना आ रहा है? 22 इंटू 12 264। बस ये आंसर आ जाए सेकंड, डी आंसर आ रहा है इसका। क्लियर है? क्लियर है? चलिए 11 देखो। 11 11 क्या बोल रहा है ये समझते हैं। 11 बोल रहा है कि देयर आर 3% 60 65 70 सर्वाइवल है अनदर 5 year की 0.7। व्हाट इज द प्रॉब्लम के? एटलीस्ट 2 of them will survive, इनकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है अनदर 5 years, एटलीस्ट 2 of them। तो ये है 0.7 0.4 0.2 0.7। पहले की प्रोबेबिलिटी 0.7 है सर्वाइवल की,
तो 0.3, दूसरे की सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो 0.6, और तीसरे की सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है 0.2, तो 0.8, एटलीस्ट 2 ऑफ देम। तो एटलीस्ट 2 ऑफ देम का मतलब यदि ए सर्वाइव हो रहा है, बी हो रहा है, तो सी नहीं हो रहा, ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा, सी हो रहा है, ए नहीं हो रहा, बी हो रहा है, सी हो रहा है, और तीनों हो रहे हैं। ये कम से कम 2 के सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी। इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी जो मैंने लिखी है, इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। किसने पूछा था? क्लियर है कि ये 11th मैंने क्या बोला? कम से कम 2 जीवित रहे। तो यदि ए और बी आपका जिंदा रह रहे हैं तो सी का डेथ हो गई, ए और सी जिंदा रह रहे हैं तो बी की डेथ हो गई, बी और सी जिंदा रह रहे हैं तो ए की डेथ हो गई, या तीनों जिंदा रह रहे हैं। सर इसको 1 माइनस नहीं कर सकते। 1 माइनस तो एटलीस्ट 1 के लिए होता है, एटलीस्ट 2 के लिए नहीं होता। एटलीस्ट 1 के लिए होता है बेटा। वो कर लेंगे कि मैं इसका आंसर निकाल के बताऊं? मल्टीप्लाई करना है, कर लेंगे। बोलो बेटा। चलिए 14, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। 16 और 17 बेटा, 16 और 17 मुझे बताने थे। चलो फिर तो 19 भी पूछना चाहिए था, तो मैं 19 क्यों नहीं पूछा? अब हमारे पास कितना टाइम है उसके हिसाब से देखते हैं। एक मिनट है टाइम तो है अपने पास, ठीक। तो फिर मैं पहले 14 ही बता देता हूँ, पहले तो डाउट बता, फिर 19 भी बता दूंगा। 14, तो 14 क्या बोल रहा है ये समझो, अच्छी प्रॉब्लम है। 14 हमारा क्या बोल रहा है ये चीज समझना बेटा। चिन्ह को क्या दिक्कत आ रही, क्यों नहीं एंटर हो पा रहा है? फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 30 स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स। तो कितने स्टूडेंट पास हो गए फिजिक्स में? फिजिक्स 70% स्टूडेंट पास हो गए फिजिक्स। ये पास की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ भाई। फिर ये बोल रहा है 40% फेल्ड इन केमिस्ट्री, तो 60% केमिस्ट्री में पास हो गए। फिर आपसे बोल रहा है 50% इन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट फेल्ड। यदि कम से कम एक में फेल हुए हैं तो दोनों में कितने पास हुए? देखो, कम से कम एक में फेल हुए हैं, कम से कम एक में फेल हुए हैं, तो दोनों में पास हुए हैं 50%। कम से कम एक में फेल हुए, मतलब एक में फेल हुए या दोनों में फेल हुए, तो दोनों में पास हुए मतलब 50%, ये बोलेंगे हम। ये समझ में आया? पी इंटरसेक्शन सी। अनिशा, पी इंटरसेक्शन सी समझ में आ गया? कम से कम एक में फेल हुए 50%, तो टोटल सब में पास होने के स्टूडेंट कितने होंगे? 50% स्टूडेंट होंगे। अब ये बोल रहा है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि फिजिक्स में तो पास हुआ है लेकिन केमिस्ट्री में फेल हुआ है। देखने दो, फिजिक्स में तो पास हुआ है लेकिन केमिस्ट्री में फेल हुआ है। तो हम तो वही पी इंटरसेक्शन सी डेज, पीसी डेज, फिजिक्स में पास हुआ, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी हटा दोगे तो 1 माइनस केमिस्ट्री में पास होने की। फिजिक्स में पास हुआ है 70, दोनों में तो ये 20/100 आ गया ऊपर पर, और केमिस्ट्री 40/100 आ गया, 0.5 आ गई, 0.5 प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। फिजिक्स में तो पास हुआ है 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2। आंसर क्या दे रखा है? पहले तो गलत दे रखा था, अब सही हो गया, आया कि नहीं आया ये चेक कर लो। फिजिक्स में पास हुआ है, केमिस्ट्री में फेल नहीं हुआ है, सही है, ठीक है, 1/2 आ गया। आ गया समझ में? आ गया। चलिए 14 के बाद 16 और 17। अब देखो 16 क्या है ये समझना, 16 समझना अच्छी प्रॉब्लम। और फिर 17
और फिर 19 में बताऊंगा, ताकि मेरा प्रोबेबिलिटी का काम खत्म हो गया, क्योंकि मैं 19 की वजह से रुका हुआ था, ठीक है। 16 और 19 की वजह से रुका हुआ, 17 और 19 की वजह से, तो मेरा यहाँ काम खत्म अभी हो जाएगा। 16 है, 8 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 3 बैग में डालनी है, ध्यान से समझना, ये 3 बैग, 8 बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस तो हो गया 3 की पावर, इसमें किसी को दिक्कत है तो नहीं। पहली बॉल कितने तरीके से जा सकती है किसी भी बैग में? पहली बॉल को जाने के तरीके 3, दूसरी बॉल को जाने के तरीके 3, तीसरी बॉल को जाने के तरीके 3, तो 8 बॉल को जाने के तरीके कितने होंगे? 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हो। अब उसने बोला पहली बॉल 3 बॉल फर्स्ट बैग में जानी चाहिए, 3 बॉल, कोई भी 3 बॉल फर्स्ट बैग में जानी चाहिए, ऐसा उसने बोला। तो 3 बॉल यदि फर्स्ट बैग में चली गई तो कितनी बॉल बची? तो पहले तो ये बोलो 8 में से कोई भी 3 बॉल फर्स्ट बैग में चली गई, 8 में से कोई भी 3 बॉल फर्स्ट बैग में चली गई, 8C3, बाकी बची 5 बॉल। अब बाकी की 2 बैग में जाएगी, तो बाकी की 5 में पहली बॉल को जाने के तरीके, बाकी की 5 बॉल में पहली बॉल को जाने के तरीके 2, दूसरी बॉल को जाने के तरीके 2, तीसरी बॉल को जाने के तरीके 2, इन दोनों में जाएगी, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ये इसका आंसर आएगा। 8C3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 8, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 8 में से कोई भी 3 बॉल आपकी फर्स्ट बैग में चली गई, बाकी बची 5 बॉल, वो 5 बॉल बाकी के 2 बैग में जाएगी, बाकी के 2 बैग में जाएगी, तो 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर। अब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा जो भी आंसर। बेटा एक बार बता, 3 बॉल तो इधर चली गई, अब बची 5 बॉल, अब इसमें नहीं जाएगी, 5 बॉल यहाँ जाएगी। पहली बॉल को उठा, इसी तरीके से जा सकती 2, दूसरी बॉल को उठा 2, तीसरी बॉल 2, चौथी बॉल 2, पांचवी बॉल 2, तो बाकी की जो 5 बॉल है वो 2-2 तरीके से जा सकती है, इसलिए 2 की पावर 5 है। चलिए 17 और 19, अब ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देख लो ताकि मेरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो। अब प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा आज। अब आप वापस कोई भी डाउट है तो एक डाउट क्लास और रख दूंगा मैं प्रोबेबिलिटी की, आराम से पूछिए जो भी डाउट पूछना, वो ट्यूसडे को रख लेंगे या वेडनेसडे को रख लेंगे, आप आराम से कर लीजिए। मैं मंडे से टेस्ट बेटा बताया ना, टेस्ट नेक्स्ट मंडे को रखेंगे, क्योंकि डिस्पर्सन पूरा कंप्लीट करना है, डिस्पर्सन पूरा कंप्लीट करना है। चलिए 17, तो देखो 17 क्या है वो चीज समझना। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 6 जनों के बीच में 3% किस तरह से आएंगे? व्हाट इज बोले, देयर आर 3% बिटवीन देम। ओके, क्या बोल रहा है, एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ क्या बोल रहा है। X and Y stand in a line with 6 other people. What is the probability that they are 3% between X और Y? X and Y 6 लोगों के साथ खड़े हुए, मतलब टोटल 8 लोग, तो पॉसिबल केस तो हो गए 8 8 लोगों को अरेंज करने के तरीके। अब ये बता रहा है X और Y के बीच में 3 जने होने चाहिए, तो यदि X पहले नंबर पे है तो Y 5वें नंबर पे होगा, समझना, क्योंकि 3 जन है, X और Y के बीच में 3 जन है, तो X यदि पहले नंबर पे है तो Y 5वें पे होगा, दूसरे पे है तो 6ठे पे होगा, तीसरे पे है तो 7वें पे होगा, और चौथे पे है तो 8वें पे होगा। 8 जने हैं ना टोटल,
उसने बोला है दोनों के बीच में 3 जने होने चाहिए एक्स और वाई के बीच में। तो यदि एक्स पहले नंबर पे खड़ा है तो वाई 5वें नंबर पे जाके होगा, क्योंकि बीच में 3 जने हैं। यदि एक्स दूसरे नंबर पे है तो वाई 6ठे नंबर पे होगा, एक्स तीसरे नंबर पे है तो वाई 7वें नंबर पे होगा, और एक्स चौथे नंबर पे है तो वाई 8वें नंबर पे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में 3 जने खड़े हुए हैं। तो केवल एक्स और वाई को अरेंज करने के तरीके, एक्स को एक्स पहले और वाई बाद में है, तो है इसको अरेंज करने के तरीके 4। लेकिन उसने ये नहीं बोला पहले एक्स आएगा कि पहले वाई आएगा, तो पहले वाई भी हो सकता है, बाद में एक्स भी हो सकता है। तो एक्स और वाई को, केवल एक्स और वाई को अरेंज करने के तरीके हो गए 8। केवल एक्स और वाई को अरेंज करने के तरीके 8 हो गए। 4 केस एक्स के लिए पहले है एक्स, और 4 केस वाई के लिए पहले वाई। ये 8 केस समझ में आए? एक्स और वाई को अरेंज करने के तरीके 8। अब ये तो एक्स और वाई अरेंज हो गए, बाकी बच्चे 6 जने, उनको अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, और टोटल 8 जनों को अरेंज करने के तरीके 8 फैक्टोरियल। तो ये हमारा केस आ गया 1/7, इसका आंसर है 1/7 हमारा इसका आंसर है। भाई x पहले है y बाद में है, तो x पहले नंबर पे है तो y 5वें नंबर पे आएगा, क्योंकि इसके बीच में 3 जने हैं। फिर x दूसरे नंबर पे है तो y 6ठे नंबर पे आएगा, x तीसरे पे तो y 7वें पे आएगा, x चौथे पे तो y 8वें पे आएगा। ये 4 केस बन रहे हैं जब x पहले है y बाद में, और यदि y पहले और x बाद में तो फिर 4 केस। 5 केस तो x और y के लिए, बाकी 6 को अरेंज करने के लिए 6 फैक्टोरियल, और टोटल 8 को अरेंज करने के लिए 8 फैक्टोरियल। आया ये समझ में? तो इसका आंसर आ गया 1/7। ये है हमारा 17। सर और मैंने तो अच्छा लॉजिक लगाया था 19 और देख लीजिए। सर। 19 क्या बोल रहे हैं? 19 अच्छी प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल में भी है आपके 19, इस तरह की प्रॉब्लम 19 की टाइप की प्रॉब्लम है एग्जाम्पल में। 1 2 4 6 डिविजन बाय 4, 1 2 4 6 डिविजन बाय 4। तो 1 2 4 6 को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। अब बेटा डिविजन बाय 4 क्या होता है ये समझना। जब आपके लास्ट दो नंबर डिविजन बाय 4 होते हैं, जैसा 12 आ जाए लास्ट में, 16 आ जाए, 24 आ जाए और 64 आ जाए, ये लास्ट के दो नंबर। लास्ट में यदि 12 जो आपको नंबर गिवन है उसमें 1 2 आ जाए, 1 6 आ जाए, 2 4 आ जाए और 6 4 आ जाए, बस ये 4 ही केस ऐसे हैं जिसमें ये डिविजन बाय 4 होता है। लास्ट दो नंबर डिविजन बाय 4 होगा तो वो डिविजन बाय 4 होगा। ये समझ में आया? 12 16 24 64 लास्ट में ये दो नंबर है, ये आएंगे तभी डिविजन बाय 4 होगा, वरना नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। 21 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 41 नहीं होगा, 46 नहीं होगा। इस तरह सिर्फ ये 4 नंबर आएंगे तभी डिविजन बाय 4 होगा। ये समझ में आया क्या? और ये समझ में आया क्या जो मैंने 12 16 24 64 आया? बाकी के दो नंबर अरेंज करने हैं भाई, ये तो अरेंज है। इन दो को अरेंज करने के तरीके दो तरीके, 2 फैक्टोरियल 2 2 2 2, मतलब सिर्फ 8 नंबर बनेंगे। सिर्फ 8 नंबर ऐसे आएंगे जो डिवीजन बाय 4 होंगे। सिर्फ 8 नंबर ऐसे आएंगे जो डिवीजन बाय 4 होंगे। ये क्या बोला किसने लास्ट में? मैंने तो 17 में से 7 केस लिए। 1%। क्या 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 बोल रहा है बेटा? ये बोल के बता, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोला तेने। 17 में से 7 केस क्या समझ में नहीं आया? बोल बेटा, माइक स्टार्ट करके बोल, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है बेटा? माइक स्टार्ट किया? कहाँ किया? एक सेकेंड। हाँ अब बोल, अब बोल, अब आ जाएगी, बोल। ऐसे किया था कि 6% है
तो या तो कोई भी नहीं होगा एक्स और वाई के बीच में, या तो कोई भी नहीं होगा, या एक जना होगा या दो जने होंगे, ऐसे 7 केसेस है तो 7। दोबारा बोल, अभी क्या बोल रही है बोल। 17 में है ना कि 6 पर्सन है एक्स और वाई के अलावा। अरे यार, ये रुक जा एक सेकंड अब। रुक 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 2 मिनट के लिए रुक। हाँ अब आएगी मेरे को आवाज। लो 17 में एक्स और वाई के अलावा 6 पर्सन है ना। 7 तो 6% है। हाँ ठीक है। तो मैंने 7 केसेस ले लिए, लाइक एक्स और वाई के बीच में कोई नहीं है, एक जना है, दो जना है, 3 जने और अरे ऐसे। नहीं नहीं और नहीं 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 नहीं, ये क्यों लिया? ये क्या जरूरत आ रही है? ऐसे ही आएगा दिमाग में। शिमोनी ने भी यही किया था। ये क्यों लिया? हमें तो ये बोल रहा है कि एक्स और वाई के बीच में 3 जने हैं। अरे भाई टोटल 6 और एक्स और वाई टोटल 8 जने। इनको अरेंज करने के तरीके टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए बता दो। ये तो 8 वेक्टर हो। अब आपसे ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स और वाई के बीच में 3 जने, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो 1 और 2 से मुझे क्या मतलब है भाई? मुझे तो 3 जने रखना है। तो 3 जने रखने हैं। जब एक्स पहले नंबर पे होगा तो वाई 5वें नंबर पे होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई 3 जने बीच में हैं। यस सर। और यदि एक्स दूसरे पे है तो वाई छठे पे होगा कि नहीं होगा? यदि एक्स तीसरे पे है तो वाई 7वें पे होगा, और एक्स चौथे पे तो वाई 8वें पे होगा। तो 4 केस में तो एक्स पहले आएगा और 4 केस में वाई पहले आएगा। तो सिर्फ एक्स और वाई को अरेंज करने के तरीके कितना हो गए? 1। बाकी 6 जनों को अरेंज कर दो 6 फैक्टोरियल। यस सर। आया? हाँ वो तो आ गया, वो तो आ गया था, पर वो कंफर्म करेगा। बेटा क्लास 11 याद कर। परम्यूटेशन क्लास 11 याद आएगा? आएगा, मैं याद करवाता हूँ तेरे को। हमने क्या करा था परम्यूटेशन में? याद कर, मैंने क्या बताया था तेरे को? परम्यूटेशन में पी और एस के बीच में 5 लेटर है। ऐसे याद से आया क्वेश्चन वो वाला? वो भी ऐसे ही था। उसमें भी ऐसे ही पहले पे है तो इस टाइम पे छठे पे होगा, दूसरे पे है तो 8वें पे होगा, तीसरे पे है तो 90 पे होगा। फिर पहले पी आ रहा बाद में एस आ रहा है, फिर उल्टा कर दिया था हमने। चलो भूल गए, अब तो 11 की बातें कहाँ याद रहेगी तुम्हें? सिमोनी को याद है देख, याद आया ना? सिमोनी बताया था ना, पी और एस के बीच में 5 लेटर्स हैं परम्यूटेशन वाले में, तब बताया था मैंने तुम्हें। तो ये बिल्कुल हाँ आ गया ठीक। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया भाई। तो 19 रिपीट कर दो। 19 में क्या है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। उसने बोला है 1 2 4 6, 1 2 4 6। पहले तो इनसे देख लो कितने नंबर बनेंगे। 4 नंबर है तो 4 फैक्टोरियल, इतने नंबर बनेंगे। अब उसने बोला डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। बेटा डिविजिबल बाई 4 के लिए लास्ट 2 नंबर 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 1 2 बिल्कुल आएगा, लास्ट में नंबर 1 2 है। 1 4 नहीं आएगा, 1 6 आएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 4 आएगा, 2 6 नहीं आएगा, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 6 नहीं आएगा, 6 1 नहीं आएगा, 6 2 नहीं आएगा, 6 4 आएगा। ये लास्ट के 2 नंबर ये आएंगे तब जाके ये डिविजिबल बाई 4 होगा। तो मतलब लास्ट के 2 नंबर तो अरेंज हो गए। बस मुझे तो शुरू के 2 नंबर अरेंज करने, 4 नंबर है तो 2 तो अरेंज हो गए। शुरू के 2 नंबर अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 2 + 2 + 2 + 2 8 नंबर आएंगे। बस केवल 8 नंबर ऐसे आएंगे जो डिविजिबल बाई 4 होंगे। ये 8 नंबर आएंगे बेटा जो डिविजिबल बाई 4 होंगे। आया? तो 8/4 फैक्टोरियल 1/3 आ गया। चलिए बेटा अभी मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है। अब ये कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई डाउट होगा तो एक और डाउट क्लास ले लेंगे, ठीक है ना? चलिए ओके, थैंक यू।